60 दिनों में होने वाले 4 फरीकी इजलास, पाकिस्तान के जरिए जोहरी हिफाजती ताउन, चीन के साथ युआन में तेल की तिजारत और अमरीकी कमान पर इन्हिसार किए बगैर ईरानी ड्रोन हमलों का मुकाबला, ये सब वक्ती रद्द अमल नहीं बल्कि एक तवील मुद्दती स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इस स्ट्रेटजी का मकसद अमेरिका पर मुकम्मल इन्हिसार के बजाय एक मुतबादिल आलमी और इलाकाई सिस्टम तश्कील देना है। सऊदी अरब ने सिर्फ अमेरिका से फासला इख्तियार नहीं किया बल्कि कई बरसों से खामोशी के साथ एक नए रास्ते की तामीर कर रहा था। अगर पेट्रो डॉलर सिस्टम का जवाल अमरीकी सिक्योरिटी जमानतों की कमजोरी का नतीजा है तो इसका आलमी मईशत और अमरीकी डॉलर की हैसियत पर क्या असर पड़ेगा? अगर जंग के बाद मशरिक वस्ता का नया मरकज शकल वाशिंगटन और तिल अबीब के बजाय रियाज, अंकारा और बीजिंग बन जाता है तो फिर क्या होगा? आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। ईरान जंग अब मशरिक वस्ता का नक्शा तब्दील करने जा रही है। अगर आप बैनुल अक़वामी सियासत में दिलचस्पी रखते हैं और ख़ास तौर पर मशरिक वस्ता के मुस्तकबिल से मुतल्लिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं और इस वक्त खुद सऊदी अरब में और मुत्तहिदा अरब अमारात में क्या कुछ चल रहा है तो ये वीडियो आज लाजमी देखिएगा और आखिर तक देखिएगा। मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़े और दो टोक अंदाज में कहा है कि सऊदी अरब अपनी सरजमीन या फिजाई हदूद को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। इस जुमले को दोबारा सुनिए। यह वही मुल्क था जो गुज़िश्ता एक दहाई तक ईरान का सबसे सख्त रीजनल हरीफ रहा, जिसने अपनी सलामती की पूरी स्ट्रेटजी अमरीकी ताकत के गिर्द तामीर की, अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारी कीमत अदा की और अपनी सरजमीन पर अमरीकी अड्डे कायम किए। लेकिन इसी मुल्क के वलीअहद ने तेहरान को बरह रास्त ये पैगाम दिया कि अमेरिका जिस जंग की तैयारी कर रहा है वो सऊदी अरब की जंग नहीं है। आपको याद होगा 2 साल कबल चीन ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात में सर्द मोहरी थी उसको ख़त्म किया था और दोनों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को बहाल कराया था, जिसके बाद दुनिया में ये चर्चे थे कि अब मशरिक वस्ता के अंदर एक बड़ा खिलाड़ी चीन बन चुका है, सिर्फ अमेरिका नहीं है। अब सऊदी वलीअहद की जानिब से ईरान के सदर के साथ टेलीफोन पर यह गुफ्तगू करना, ये बात करना कि सऊदी अरब अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा, ये इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त है। ये फ़ोन कॉल दरअसल उस कहानी का नुक्ता आगाज़ है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के आगाज़ के बाद गुजरने वाले 75 दिनों में दुनिया ट्रंप को मशरिक वस्ता में एक जंग लड़ते हुए देख रही थी, मगर इसी दौरान रियाज में एक और बड़ी तब्दीली वकूअ पज़ीर हो रही थी। मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ जंग का मुशाहिदा नहीं कर रहे थे, वो एक तारीखी मौके को पहचान रहे थे। उन्होंने इस बहरान के दौरान शायद चीन के अलावा सबसे ज़्यादा तेज़ी, सोच विचार और स्ट्रेटजिक वजाहत के साथ इक़दामात किए ताकि जब मशरिक वस्ता में गोलाबारी रुके तो सऊदी अरब फातह कुव्वतों में शामिल हो, लेकिन अमेरिका के इत्तेहादी के तौर पर नहीं बल्कि अपनी आज़ाद हैसियत में, क्योंकि अब अमेरिका का मफाद और सऊदी अरब का मफाद एक ही चीज़ नहीं रहे। ये मेरी बात याद रखिएगा। क्यों नहीं रहे आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। जब ट्रंप बमबारी में मसरूफ़ था तो मोहम्मद बिन सलमान पसे पर्दा क्या कर रहे थे? 3 ऐसे ठोस शवाहिद सामने आते हैं जो 1973 की ऑयल एम्बार्गो के बाद खलीज में होने वाले सबसे अहम जोग्राफियाई सियासी तब्दीली की निशानदेही करते हैं। एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके तहत सऊदी अरब एक तरफ ईरानी मिसाइलों से अपनी सरजमी का दिफा करने की कोशिश में है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मुमकिना जोहरी तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद रख रहा है। साथ ही एक ऐसे नए रीजनल ब्लॉक की तश्कील में मसरूफ़ था जो आबादी के एतबार से नेटो का हम पल्ला बन सकता है। इसी के साथ वो खामोशी से पेट्रो डॉलर सिस्टम के जवाल को तेज़ कर रहा है और बैक वक्त बीजिंग, अंकारा, काहिरा और इस्लामाबाद के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। ये सब कुछ सिर्फ 70 दिनों के अंदर हुआ और यही वजह है कि जब ये जंग खत्म होगी तो मशरिक वस्ता वो खित्ता नहीं होगा जो जंग के आगाज़ पर था। रियाज में बैठे शख्स ने एक ऐसी हकीकत को समझ लिया जिसे वाशिंगटन में बैठा शख्स अब तक
पूरी तरह से नहीं समझ सका। जंगें सिर्फ तबाही नहीं लाती, वो हकाइक को बेनकाब भी करती हैं। वो दिखाती हैं कि आपका असल मुहाफिज कौन है, आपका हकीकी शरीक कौन है, और कौन आपको सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहा। ईरान की जंग ने बिल्कुल यही काम किया है, और मोहम्मद बिन सलमान इस जंग से बहुत कुछ बल्कि सबक सीख रहे हैं। गुज़िश्ता 75 दिनों में मोहम्मद बिन सलमान ने हकीकी वक्त में यही सवाल अपने सामने रखा, और जिस नतीजे पर वो पहुंचा वो मशरिक़ वुस्ता के इत्तेहादों की पूरी साख्त को असर-ए-नौ तरतीब देने में मसरूफ़ हो गया। लेकिन रियाज के मुस्तकबिल के रास्ते को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जंग शुरू होने से पहले ही सऊदी अरब क्या खो चुका था और मोहम्मद बिन सलमान इसके मुतबादिल के तौर पर क्या तामीर कर रहे थे। कई दहाइयों तक सऊदी अमरीकी ताल्लुकात एक ऐसे बुनियादी मुआहदे पर कायम रहे जिसे एक ख़ास नाम दिया गया था, पेट्रो डॉलर सिस्टम। इस निज़ाम के तहत सऊदी अरब अपना तेल अमरीकी डॉलर में फ़रोख्त करता, इजाफी माली वसाइल को अमरीकी ख़जाने के बॉन्ड्स में सरमायाकारी करता और पूरे इंतज़ाम को अमरीकी सिक्योरिटी की ज़मानतों के ज़रिए मुस्तहकम रखता था। इसके बदले में वाशिंगटन सऊदी अरब को फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़, सिफारती पुश्त पनाही और ऐसी स्ट्रेटजिक यकीन दहानी फराहम करता था जिसकी बुनियाद पर खलीजी रियासतें दहाइयों पर मुहीत मनसूबा बंदी करती थी। ये बंदोबस्त कामिल तो नहीं था, लेकिन इसने निस्फ सदी तक मशरिक़ वुस्ता के सियासी और मुआशी ढांचे को कायम रखा। ये इंतज़ाम कभी भी मसावी बुनियादों पर कायम नहीं था, मगर इसके बावजूद ये मौसर तौर पर काम करता रहा। फिर रफ्ता रफ्ता इसमें दरारें पड़ना शुरू हो गईं। पहली बड़ी दरार उस वक्त पड़ी जब बराक ओबामा ने सऊदी अरब को मौसर तौर पर एतमाद में लिए बगैर ईरान के साथ जोहरी मुआहिदा तय किया। इसके बाद ये ताल्लुकात मज़ीद कमज़ोर हुए जब बाइडन ने खुलेआम ऐलान किया कि वो सऊदी अरब को आलमी सतह पर एक पारिया स्टेट बना देंगे। फिर एक और झटका उस वक्त लगा जब अमरीकी शेल ऑयल की पैदावार ने वाशिंगटन की खलीजी तेल पर इन्हिसार को नुमायां तौर पर कम कर दिया, और बिलाखिर इस जंग के आगाज़ से 2 साल पहले इस निज़ाम को फैसला कुन धचका उस वक्त पहुंचा जब सऊदी अरब ने खामोशी से पेट्रो डॉलर सिस्टम के बुनियादी मुआहदे को बगैर तजदीद के ख़त्म होने दिया। सिर्फ 60 दिनों के अंदर 4 अहम इजलास हुए, मगर वाशिंगटन में बहुत कम लोगों ने इसकी असल अहमियत को समझा। 18 मार्च को सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान और मिस्र के वज़राए ख़ारजा रियाद में जमा हुए। बज़ाहिर इसे OIC के इजलास के मौके पर होने वाली मुशावरत करार दिया गया। सिर्फ 3 हफ्ते बाद 29 मार्च को यही मुमालिक इस्लामाबाद में दोबारा मिले। फिर 17 अप्रैल को अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर तुर्किया में तीसरा इजलास हुआ। सिर्फ 30 दिनों में 3 मुलाकातें। चौथे इजलास के ऐलान तक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के माहिरीन इसे गल्फ काउंसिल कॉपरेशन के क़याम के बाद खित्ते का सबसे अहम सिक्योरिटी इक़दाम करार देने लगे थे। अगर इन 4 मुमालिक को मजमूई तौर पर देखा जाए तो इनकी अहमियत गैर मामूली है। सऊदी अरब के पास दुनिया के दूसरे बड़े तेल ज़खायर और इनसे हासिल होने वाली बेपनाह माली कुव्वत मौजूद है। मिस्र सुएज़ कनाल पर कंट्रोल रखता है, जो आलमी बहरी तिजारत की शहरक है। तुर्किया नेटो का रुकन है, इसके पास इत्तेहाद की दूसरी बड़ी मुस्तकिल फ़ौज मौजूद है और इसकी दिफाई सनत ने हालिया जंगों में अपनी सलाहियत साबित की है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है जो जोहरी हथियार रखता है। ये चारों ममालिक मिलकर तकरीबन 50 करोड़ आबादी एक दूसरे से जुड़े हुए स्ट्रेटजिक वसाइल और ऐसी जोग्राफियाई वसअत की नुमाइंदगी करते हैं जो खलीज से बहरे रूम और वस्ती एशिया तक फैली हुई है। जब ईरान ने खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी असासों को निशाना बनाया, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल था, तो ये हकीकत खुलकर सामने आ गई कि अमेरिका की अव्वलीन तरजीह खित्ते का दिफा नहीं बल्कि इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ है। और अब सऊदी अरब एक नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तश्कील दे रहा है, क्योंकि इसे हकीकी वक्त में अपनी मशरकी सूबे में गिरने वाले मिसाइलों की ज़बान में ये हकीकत पूरी तरह समझ आ गई है कि अमरीकी सिक्योरिटी की ज़मानत किन चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई है और किन चीज़ों के लिए नहीं। ये 4 फरीकी इजलास अभी तक किसी बाज़ाब्ता फ़ौजी इत्तेहाद की शक्ल अख्तियार नहीं कर सका,
نہ کوئی مشترکہ کمانڈ ڈھانچہ موجود ہے اور نہ ہی ایسا معاہدہ جس کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ تمام ممالک کے خلاف حملہ تصور ہو. لیکن 3 ایسی پیش رفت ہوئیں جنہوں نے اس عمل کو محض مشاورتی فورم سے کہیں زیادہ اہم بنا دیا. پہلی پیش رفت یہ تھی، سعودی عرب نے ستمبر 2025 میں پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے. اس معاہدے کی شق نہایت واضح ہے. دونوں ممالک میں سے کسی ایک پر حملہ دونوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگا. چونکہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کا حامل ملک ہے، اس لیے سعودی عرب جس کے پاس اپنا جوہری دفاعی سسٹم موجود نہیں، عملاً واشنگٹن کے بجائے اسلام آباد سے ایک جوہری حفاظتی چھتری حاصل کر چکا ہے. یہ محض سفارتی خیر سگالی کا اظہار نہیں، بلکہ سعودی عرب کی سیکیورٹی کی اسٹریٹجی میں ایک بنیادی اور اسٹرکچرل تبدیلی ہے. دوسری اہم پیش رفت یہ ہے کہ رجب طیب اردوان کی قیادت میں ترکیہ بھی اسی دفاعی معاہدے میں شمولیت کے لیے اعلیٰ سطحی مذاکرات کر رہا ہے. فروری 2026 میں آپریشن ایپک فیوری کے آغاز سے ایک ہفتہ پہلے اردوان کے قاہرہ اور ریاض کے دورے محض رسمی سفارتی ملاقاتیں نہیں تھیں، بلکہ ایک نئے ریجنل بلاک کی تکمیل کے آخری مراحل تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو کا ایک رکن ملک جسے نیٹو کی انٹیلیجنس، عسکری ہمانگی اور جدید اسلحہ جاتی سسٹمز تک رسائی حاصل ہے، ایک ایسے مشرق وسطیٰ کے سیکیورٹی ڈھانچے کا حصہ بن رہا ہے جس میں امریکہ بطور ضامن شامل نہیں ہے. اس حقیقت کے اثرات برسلز میں ابھی اس سنجیدگی سے زیر بحث نہیں آئے جس کے وہ مستحق ہیں. دوسرا ثبوت پیٹرو ڈالر سسٹم کا زوال اور سعودی عرب کا فیصلہ کن کردار ہے. 2024 میں سعودی عرب نے اس دیرینہ انتظام کو ختم ہونے دیا جس کے تحت اس کا تیل صرف امریکی ڈالر میں فروخت کیا جاتا تھا. اس وقت اسے محض ایک ٹیکنیکل یا حسابی تبدیلی قرار دیا گیا اور زیادہ توجہ نہیں دی گئی. لیکن جب ایران میں جنگ بھڑکی اور تیل کی قیمتیں $115 فی بیرل سے تجاوز کر گئیں تو ماہرین معاشیات نے اس تبدیلی کے حقیقی مضمرات کو واضح کرنا شروع کیا. 50 برس تک پیٹرو ڈالر سسٹم کا طریقہ کار یہ تھا کہ دنیا کے ہر ملک کو تیل خریدنے کے لیے پہلے امریکی ڈالر حاصل کرنا پڑتا تھا. ڈالر کی یہ مستقل عالمی طلب واشنگٹن کو یہ صلاحیت دیتی تھی کہ وہ ایسے مالی خسارے برداشت کرے جو کسی دوسرے ملک کی کرنسی کو تباہ کر دیتے. اپنی فوجی طاقت کو بغیر سنجیدہ مالی رکاوٹ کے برقرار رکھے اور مخالف ممالک کو مالیاتی سسٹم سے خارج کر کے پابندیوں کا مؤثر ہتھیار استعمال کرے. اس سسٹم میں سعودی تیل محض ایک معاون عنصر نہیں تھا بلکہ امریکی مالی بالادستی کا بنیادی انجن تھا. سعودی عرب نے اس معاہدے کی تجدید نہیں کی اور اب ایک ایسی جنگ کے دوران جس نے توانائی کی عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سعودی عرب چین کو یوان میں قیمت طے کر کے تیل فروخت کر رہا ہے. وہ بیجنگ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے فریم ورک کے تحت سرمایہ کاری کے تعاون کو وسعت دے رہا ہے. چین سے بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی اور ساز و سامان کے حصول میں اضافہ کر رہا ہے اور پیپلز لبریشن آرمی نیوی کے ساتھ مشترکہ بحری مشقیں انجام دے رہا ہے. یہ تمام اقدامات اس بات کی علامت ہیں کہ سعودی عرب نہ صرف اپنی سیکیورٹی کی بنیادیں از سر نو تشکیل دے رہا ہے بلکہ عالمی مالیاتی سسٹم کی ایک بنیادی ستون کو بھی خاموشی سے تبدیل کرنے میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے. اب نائے ہرمز کے بند رہنے کا ہر گزرتا ہفتہ جو خلیجی تیل پر انحصار کرنے والی ایشیائی معیشتوں کے لیے توانائی کے اخراجات بڑھا رہا ہے، اس رجحان کو مزید تقویت دیتا ہے. جاپان اپنی تاریخ میں پہلی بار تیل کے ذخائر کا سب سے بڑا اجرا کر رہا ہے. ساؤتھ کوریا ہنگامی توانائی ہدایت جاری کر رہا ہے. فلپائن قومی ایمرجنسی کا اعلان کر رہا ہے. ایسے میں یہ تمام ممالک خلیج میں چین کی فعال سفارتکاری کا موازنہ واشنگٹن کی بمباری سے کر رہے ہیں. تیسرا ثبوت محمد بن سلمان کی اسٹریٹجک بصیرت اور وہ حقیقت جسے واشنگٹن ابھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اس پوری صورتحال کا ایک ایسا پہلو بھی ہے جو امریکی میڈیا میں نمایاں نہیں ہو پایا، کیونکہ اسے تسلیم کرنے کے لیے اس جنگ کی منطق کے بارے میں ایک نہایت حقیقت کو ماننا پڑتا ہے. آپریشن ایپک فیوری کے آغاز سے پہلے واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ کا ایران پر حملے کا فیصلہ بار بار ہونے والی ان کوششوں کے بعد سامنے آیا جن میں محمد بن سلمان اور اسرائیل کی حکومت نے انہیں اس اقدام پر آمادہ کیا. سعودی عرب نے سرکاری طور پر ان اطلاعات کی تردید کی کہ محمد بن سلمان نے نجی طور پر ٹرمپ کو ایران پر فوجی حملے کے لیے اکسایا تھا. یہ تردید
अपनी जगह मौजूद है, लेकिन रिपोर्टिंग और वाकयात की ज़मानी तरतीब निहायत महनी खेज है। जनवरी 2026 में जंग शुरू होने से एक महीना पहले मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू में यकीन दहानी कराई कि सऊदी अरब अपनी सरजमीन और फ़िज़ाई हदूद को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। बाद के हफ्तों में अगर मज़कूरा रिपोर्ट दुरुस्त है तो सऊदी हुकाम वाशिंगटन के साथ ईरान की लीडरशिप को निशाना बनाने के स्ट्रेटेजिक फ़वाइद पर भी बातचीत कर रहा था। फिर जंग शुरू हुई, फिर ईरानी मिसाइल सऊदी सरजमीन पर गिरे, फिर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि ईरान पर बाकी रह जाने वाला मामूली एतमाद भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। और इसके फ़ौरन बाद मोहम्मद बिन सलमान ने 4 फरीकी सिक्योरिटी ढांचे की तामीर का आगाज़ कर दिया। यूं महसूस होता है कि एक ऐसी हुकूमत जिसने शायद दरवाजे खोलने में किरदार अदा किया, फिर पूरे घर को आग की लपेट में आते देखा और आखिरकार ये फैसला किया कि अब हंगामी रास्तों का कंट्रोल इसी के हाथ में होना चाहिए। यह महज सियासी मौका परस्ती नहीं बल्कि खालिस वो सियासत, वो जोग्राफियाई सियासत है जो हकीकत में इन्हीं लोगों के जरिए खेली जाती है जो एक ऐसे खित्ते में जिंदा रहना चाहते हैं जो गुज़िश्ता एक सदी से बड़ी ताकतों की प्रॉक्सी रकाबतों का मैदान बना हुआ है। बज़ाहिर मोहम्मद बिन सलमान ने ये हकीकत समझ ली है, जबकि वाशिंगटन अभी तक इसे खुलेआम तस्लीम करने से गुरेज कर रहा है। इस जंग का कोई ऐसा साफ और सादा इख्तिताम मुमकिन नहीं जिसके बाद जंग से पहले वाला ताकत का तवाज़ुन जूं का तूं बरकरार रहे। जब यह तनाज़े ख़त्म होगा तो कोई ना कोई ताकत 27 फरवरी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा इलाकाई असर और रसूख के साथ उभरेगी। कोई ना कोई कुव्वत ऐसी ज़रूर उभरेगी जो जंग के बाद की तामीर नौ की निगरानी करेगी, नए सिक्योरिटी ज़वाबित तय करेगी और आने वाली नस्लों के लिए मशरिक़ वुस्ता के सिफारती और स्ट्रेटेजिक ढांचे की तश्कील करेगी। मोहम्मद बिन सलमान ने यह फैसला कर लिया है कि यह किरदार सऊदी अरब अदा करेगा। ये इसलिए नहीं कि ईरान शिकस्त खा चुका है, ईरान शिकस्त खुर्दा नहीं है, और ना ही इसलिए कि अमेरिका फतह हासिल कर चुका है, क्योंकि मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया आज तक ये वाज़े तौर पर बयान नहीं कर सकी कि इस जंग में कामयाबी की हकीकी तारीफ़ क्या है। बल्कि वजह यह है कि इस पूरे तनाज़े में सऊदी अरब वाहिद कुव्वत के तौर पर सामने आया है जो बैक वक्त कई महाज़ों पर सरगर्म है। एक तरफ वो ईरानी हमलों से अपनी सरजमी का दिफा कर रहा है, दूसरी तरफ एक नए रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक की तश्कील में मसरूफ़ है, साथ ही चीन के साथ अपने मालियाती ताल्लुकात को गहरा कर रहा है, इन सिफारती मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है जो मुमकिना अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकते हैं, और पाकिस्तान के ज़रिए एक जोहरी हिफाजती छतरी को वुसअत दे रहा है। इस सब का अमली मतलब क्या है? सबसे पहले तवानाई के शोबे को देखिए। सऊदी अरब आलमी तेल मंडी का फैसला कुन स्विंग प्रोड्यूसर है। जब वो पैदावार कम करता है तो कीमतें बढ़ती हैं, और जब पैदावार में इजाफा करता है तो कीमतें नीचे आती हैं। गुज़िश्ता 70 दिनों के दौरान रियाज अपनी पैदावार को एक ऐसे तनाज़े के तनाजुर में मुनज़्ज़म कर रहा है जिसे इसने शुरू नहीं किया, और एक ऐसे अमरीकी सऊदी ताल्लुक़ के पस मंज़र में जिसे वो खुद असरनो तरतीब दे रहा है। जिस लम्हे ये ताल्लुक़ मुकम्मल तौर पर नई शक्ल इख्तियार करेगा, जिस लम्हे सऊदी अरब अपने ज़्यादा तेल की कीमत डॉलर के बजाय दीगर करेंसियों में तय करना शुरू करेगा, और जिस लम्हे चीन और पाकिस्तान के साथ इसकी नई पार्टनरशिप एक मुतबादिल सिक्योरिटी सिस्टम में तब्दील हो जाएंगी, उस वक्त आपके तवानाई के अखराजात महज अपनाए हुर्मुज़ में जारी जंग के असरात का नतीजा नहीं होंगे। वो इस बुनियादी तब्दीली की अक्कासी करेंगे कि आलमी तवानाई मंडी को कौन कंट्रोल करता है और किस करेंसी में। यह कोई आर्जी झटका नहीं बल्कि एक दहाई पर मोहित तब्दीली है, और यह अमल पहले ही शुरू हो चुका है। आइंदा मंजरनामा 3 मुमकिना रास्तों की तरफ जा सकता है, और हर रास्ते के लिए वक्त की खिड़की तेजी से सुकड़ रही है। पहला मंजरनामा, सऊदी अरब बतौर सालिस। इस सूरत में पाकिस्तान एक ऐसा अमन फार्मूला पेश करता है जिसे अमेरिका और ईरान दोनों कबूल कर लेते हैं। एक मुख्तसर मुआहदे पर दस्तखत हो जाते हैं, अपनाए हुर्मुज़ दोबारा खुल जाती है और तेल की कीमतें नीचे आना शुरू हो जाती हैं। दूसरा मंजरनामा तवील तातुल है। इस सूरत में जंग बनने का ऐलान तो बरकरार रहता है, लेकिन अमली तौर पर कशीदगी ख़त्म नहीं होती। ईरानी मिसाइल खलीजी तनसीबात को निशाना बनाते रहते हैं, और सऊदी अरब ज़्यादातर अपने वसाइल से इन हमलों को रोकने की कोशिश करता है। 4 फरीकी इत्तेहाद मज़ीद मजबूत होता है, अगरचे अभी बाज़ाब्ता इत्तेहाद में तब्दील नहीं होता। मोहम्मद बिन सलमान चीन के साथ ताल्लुकात को गहरा करते हैं, जबकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को सिर्फ इतना बरकरार रखते हैं कि मुकम्मल टूट फूट ना हो। इसी दौरान पेट्रो डॉलर सिस्टम बतदरीज कमज़ोर होता रहता है। तीसरा मंजरनामा,
मुकम्मल दरार। इस सूरत में अबनाए हुर्मुज का बहरान अचानक शिद्दत अख्तियार कर लेता है। ईरान का कोई बड़ा हमला अमरीकी मफादात को निशाना बनाता है, जिसके नतीजे में खलीजी ममालिक बरह रास्त जंग में घसीटे जाते हैं। सऊदी अरब ये नतीजा अखज़ करता है कि वो इस तनाज़े को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसके मुआशी तरक्याती मनसूबों और इलाकाई इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। 60 दिनों में होने वाले 4 फरीकी इजलास, पाकिस्तान के ज़रिए जोहरी हिफाजती ताउन, चीन के साथ युआन में तेल की तिजारत और अमरीकी कमान पर इन्हिसार किए बगैर ईरानी ड्रोन हमलों का मुकाबला, ये सब वक्ती रद्द अमल नहीं बल्कि एक तवील मुद्दती स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इस स्ट्रेटजी का मकसद अमेरिका पर मुकम्मल इन्हिसार के बजाय एक मुतबादिल आलमी और इलाकाई सिस्टम तश्कील देना है। सऊदी अरब ने सिर्फ अमेरिका से फासला इख्तियार नहीं किया, बल्कि कई बरसों से खामोशी के साथ एक नए रास्ते की तामीर कर रहा था। ईरान की जंग ने इस दरवाजे को पूरी तरह खोल दिया। अब मैं कुछ आम सवालात आपके सामने रखता हूँ। अगर सऊदी अरब जंग में शामिल हुए बगैर अपने दिफा, नई इलाकाई सिक्योरिटी साख्त, चीन के साथ गहरे ताल्लुकात और अमन मुज़ाकरात में मरकज़ी किरदार अदा कर सकता है, तो इस तनाज़े में सबसे ज़्यादा तज़वीराती यानी स्ट्रेटेजिक सलाहियत रखने वाला मुल्क कौन होगा? अगर पेट्रो डॉलर सिस्टम का ज़वाल अमरीकी सिक्योरिटी ज़मानतों की कमज़ोरी का नतीजा है, तो इसका आलमी मईशत और अमरीकी डॉलर की हैसियत पर क्या असर पड़ेगा? अगर जंग के बाद मशरिक़ वस्ता का नया मरकज़ शकल वाशिंगटन और तिल अबीब के बजाय रियाज़, अंकारा और बीजिंग बन जाता है, तो फिर क्या होगा? इन सवालों के जवाबात आप अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।